स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास स्विस का चैप्टर पढ़ेंगे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन साउथ अफ्रीका एज वेल एज इन इंडिया टू. लेट्स हैव सम पॉइंट्स. Democratic constitution in South Africa. Why do we need constitution? Making of Indian constitution, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके ऊपर और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात होगी. नर्सिन मंडेला एंड साउथ अफ्रीका. नर्सिन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस जो थे, उस पार्टी के लीडर थे जिन्होंने एक सिस्टम के खिलाफ लड़ा. तो नर्सिन मंडेला कहते हैं कि एक इंसान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है कि किसी की हेल्प की जाए और उसके लिए जो टाइम निकाला जाए और वापसी में उससे कोई उम्मीद ना रखी जाए, मीन्स एक्सपेक्ट नहीं रखी जाए कि मैंने अगर इसकी हेल्प की तो वापसी में ये मुझे भी कुछ दे. नर्सिन मंडेला जो थे वो बहुत एबल, इफ़िशेंट और फेयर साइटेड लीडर जो थे वो साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से थे. साथ ही साथ जो इन्होंने एक सिस्टम के खिलाफ जो लड़ा था वो था अपार्थाइड. मींस जो वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो डिफरेंस दिखाया जाता था, मींस वाइट अपने आप को सुपीरियर समझती थी और ब्लैक और कलर्ड को जो है इन्फीरियर समझा जाता था. उसी सिस्टम को बोला जाता है अपार्थाइड. मींस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. और इसके खिलाफ जो है नर्सिन मंडेला को जो है 28 ईयर्स के लिए जो है वो जेल में डाल दिया गया 1964 टू 1992 रॉबिन आइलैंड जेल में. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अपार्थाइड के लिए जो है वो कैसे स्ट्रगल किया गया 18th और 19th सेंचुरी में. यूरोप ने जो है वो साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई किया सबसे पहले, जिस तरह ब्रिटेन, और फिर वहाँ पे सेटल्ड हुए और फिर वहाँ पे अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए वहाँ पे अपार्थाइड जैसा जो है वो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो है सोसाइटी को 3 हिस्सों में, ग्रुप में जो है डिवाइड किया. वो था ब्लैक, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड. और उनमें से जो कुछ लोग जो थे वो माइग्रेट होके हिंदुस्तान से आए हुए थे. यह है अपार्थाइड सिस्टम. मींस अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. ये साउथ अफ्रीका के लिए एक यूनिक सी चीज़ थी जो सिर्फ कलर के बेस के, स्किन के बेस पे जो है वो किया जाता था. यह है ब्लैक, यह है वाइट एंड अनदर वन इज कलर्ड. ओप्रेसिव सिस्टम फॉर ब्लैक. अब जो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें इनको ओप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, वो था सेग्रीगेटेड. सेग्रीगेटेड मीन्स सेपरेटेड. उनको हर चीज़ से सेपरेट किया जाता था. उनको हर पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सिविल राइट, हर चीज़ से उनको जो है वो सेपरेट किया जाता था, सेग्रीगेट किया जाता था. साथ ही साथ उनको जो है वाइट एरियाज़ में जीने की जो है वो इजाज़त भी नहीं थी. फॉरबिट किया जाता था, रोका जाता था वाइट एरियाज़ में. मीन्स क्लीन एरियाज़ जहाँ पे जो है वो वाइट पीपल रहा करते थे. साथ ही साथ जो है अगर उनको जाना भी पड़ता था किसी काम के मसले में, मीन्स काम वर्किंग के लिए, तो उनको परमिट बनाना पड़ता था. बिना परमिट के उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी. और ये डिस्क्रिमिनेशन जो था ये यहीं तक नहीं थे बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ तक भी था. ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है एक सिटीज़न के लिए जो एक राइट होता है, इससे भी इनको महरूम रखा गया था. और उनको चर्च जो है जाने की इजाज़त भी नहीं थी, जिन चर्चों में जो है वाइट
इबादत करते थे, वर्शिप करते थे, और अपने लिए एसोसिएशन भी नहीं बना सकते थे जो अपने राइट्स के लिए लड़े, और ना उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाती थी। फिर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1950 से जो है वो ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन जो है, इंडियन भी उनमें जो है वो थे जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ रहे थे। 1950 में ये जो है वजूद में आई, और इसने जो है साथ ही साथ जो है एक यूनियन बनाई हुई थी, और यूनियन वो वर्कर यूनियन कम्युनिस्ट एंड कहा जाता है कि ये जो इनने एसोसिएशन बनाया, इसमें जो है कौन कौन से लोग थे। वर्कर्स यूनियन, जो वर्कर्स थे उनकी एक यूनियन थी, कम्युनिस्ट लोग जो थे, और साथ ही साथ जो थे वाइट पीपल भी जो थे, जो रूलिंग लोग थे, मींस वो लोग जो समझदार थे, जो समझते थे कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उनको इनका दर्द जो था वो दिख रहा था, इसलिए इन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। 1964 में जो है नेल्सन मंडेला जो है और उसके 7 अदर लीडर जो थे उनको जो है जेल में डाल दिया, क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है लड़ने की कोशिश की, इसके अगेंस्ट गए, और जो थे ये रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी, मीन्स वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने उनको जेल में डालने के बावजूद ये जो ब्लैक कलर के जो लोग थे उनको जो है वो टॉर्चरिंग करना जो है, और साथ ही साथ मारना बंद नहीं किया, बल्कि थाउजेंड ऑफ पीपल जो है उनको मार दिया। ब्लैक थे, कलर थे, उनमें उनको पहले टॉर्चर किया जाता था और बाद में उनको जो है मार दिया जाता था। लेकिन नेल्सन मंडेला जो थे वो जेल में जाने के बावजूद भी जो है उन्होंने वहाँ से वो अपना काम जारी रखा, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आया कि ये जो रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज करने के लिए जो है वो अपना जो है वो अपनी पॉलिसी को चेंज की, मीन्स वो मजबूर हो के उनने, तो जो हम पढ़ेंगे रेसिस्ट गवर्नमेंट चेंज दियर पॉलिसीज़, और इसके पीछे वजह ये यूँ थी कि डे पर डे जो थे वो जो ब्लैक जो थे, कलर जो थे, वो उनके ख़िलाफ़ अब जो है वो ओपनली वो जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे लिए ये जो है वो अच्छा यही होगा कि हम इनको जो अपने राइट्स जो हैं वो ग्रांट करें। तो इसीलिए जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है इन्होंने रिपील्ड किया, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो बैन किया गया था, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो दूसरी थी वो काम नहीं कर सकते थे, वो इलेक्शंस में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते थे, और साथ ही साथ जो है प्रेस, मीडिया, न्यूज़पेपर, इन तमाम चीज़ों पे भी जो बैन था वो भी लिफ्ट किया गया। और फिर जो है साथ ही साथ उन्होंने नेल्सन मंडेला और उसके जो लीडर्स थे, अदर लीडर जिनको इम्प्रिजन किया गया था, उनको जो है वो जेल से भी रिहा किया गया आफ्टर 28 ईयर्स की सज़ा के बाद। अब 28 ईयर्स की सज़ा के बाद जो है नेल्सन मंडेला जो है वो आज़ाद हुए, तो उनकी जो है वो मास सपोर्ट थी, तो उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो बात करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो आज तो हमने किसी तरह से रोक लिया, लेकिन आइंदा फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हमें कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना स्टार्ट किया, जिसमें हर एक को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल राइट्स रखा जाएगा, ना उसमें ब्लैक और ना उसमें वाइट, और ना अमीर और ना गरीब का कोई जो है वो पॉलिसी यानी जो सुपीरियरिटी रहेगा। तो 26 अप्रैल 1994 को जो है मिडनाइट में जो है उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के लिए एक जो है वो कानून लिखना स्टार्ट किया, जो बेस्ड था मल्टी रेशल पे, मीन्स इसमें हर किस्म के जो लोग जो हैं वो रहेंगे, और उनके लिए जो है वो एक राइट बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो है जो वो लोग जो थे वो ब्लैक कलर के जो लोग थे जिनको वाइट ने टॉर्चर किया हुआ था,
बहुत सारे तादाद में मार दिया था, तो वहाँ पे ब्लैक लोगों ने जो है वाइट को माफ़ किया और उनको अपने साथ जो है साथ लिया और उनको भी अपने साथ नए जो साउथ अफ्रीका जो नया साउथ अफ्रीका तमीर करना था, जो रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बनाना था, और अभी मिल के दोनों जो है साउथ अफ्रीका को जो है वो बनाने लगे। और इसमें जो था इन्होंने हर एक के लिए जो इक्वलिटी वाला जो राइट है, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो इस बेस के ऊपर राइट्स लिखना स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया, जिसमें हर एक को एक जैसे जो राइट्स ग्रांट किए जाएंगे। 2 इयर्स की डिस्कशंस के बाद जो ये ऊपर डिस्कशन यानी इक्वलिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस, इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है, क्वालिटीज़ के ऊपर डिस्कशन के बाद जो है उन्होंने आखिरकार जो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, जिसमें हर सिटीज़न को जो है, हर सिटीज़न के राइट को जो है वो प्रेजेंट किया और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार की, जो पूरी दुनिया के कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल थी। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या थी? ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी अब वो लोग जो ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड थे, उनको एक दूसरे के ऊपर एतमाद जमाना था, एतमाद, ट्रस्ट रखना था। आगे चल के अभी इस किस्म की जो एपेर्थाइड्स किस्म की जो सिस्टम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको आइंदा फ्यूचर में इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब उन्होंने साथ ही साथ ये भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया कि कैसे जो है गवर्नमेंट को चुना जाएगा, किन वैल्यूज़ और किन बेसिस पे चुना जाएगा, और कौन उस इतनी बड़ी पावर को, यानी जो है डिसीजन मेकर जो होते हैं, उनको कौन चुनेगा। तो वो जाहिर सी बात है सिटीज़न ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर रखी गई। राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज वेल लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल राइट्स ऑफ द सिटीज़न। और साथ ही साथ जो है एक तरफ से सिटीज़न को राइट ग्रांट किए गए और दूसरी तरफ से जो है ड्यूटीज़ भी जो है वो रखे गए। मीन्स जिस तरह से जो हमारे इंडिया में जो है 6 फंडामेंटल जो है राइट्स हैं, तो राइट्स जो है वो इंडिविजुअल को, जो सिटीज़न को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ जो हैं वो उस सिटीज़न को वापसी में जो है कंट्री के लिए जो सर्विस रेंडर करनी होती है, तो वो दोनों, एक तरफ से सिटीज़न के राइट्स और दूसरी तरफ से कंट्री के लिए उनकी सर्विस जो थी, वो दोनों चीज़ें दिखानी थी। और जो गवर्नमेंट जो थी उसकी पावर को है लिमिट में रखा जाए, मीन्स किन हदूद तक वो जा सकती है, और साथ ही साथ सिटीज़न के राइट को भी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बता सके, दिखा सके, और कैसे इस सोसाइटी को जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बनाया जाए, जो एक एस्पिरेशन हो, लोगों के लिए एक मिसाल हो, और एक खूबसूरत सोसाइटी पेश की जाए, जिसमें हर एक के जो है वो राइट्स को जो है वो उनकी वैल्यूज़ को जो है वो देखा जाए, समझा जाए। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये था अभी तक हमारा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफ़िकल्ट एंड सर्टेन टास्क। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया और किन प्रॉब्लम से उनको दो चार होना पड़ा, क्योंकि इंडिया जो थी साउथ अफ्रीका के मुकाबले में बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो प्रॉब्लम थी, लेकिन इंडिया में रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जियोग्राफिकल लोकेशन, मींस एक स्टेट और दूसरी स्टेट से वो लड़ रही थी, और न्यूली वो जो क्या कहते हैं
डिवीज़न हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारी चीज़ों को जो है उन्होंने मद्देनज़र रखना था। अब है प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की गई। सबसे पहले ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री, इंडिया जो थी वो बहुत बड़ी कंट्री थी जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, मीन्स बहुत सारे मज़ाहिब थे, बहुत सारे क्या कहते हैं कास्ट थे, अमीरी गरीबी के लिहाज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो देखने को मिल रही थी। और इंडिया जो था उसको अभी जो है साथ ही साथ रिलीजन के बेस पे भी जो है बहुत बुरी तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता था। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिखिज़म, ये तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिल रही थी। और यहाँ पे जो न्यूली प्रिंसली स्टेट जो बनाए गए थे और जिनको जो है पार्टीशन से पहले जिनको राइट्स दिए गए थे कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो उनके लिए इन तमाम पॉइंट्स को जो है प्रेजेंस में रख के इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था, जो बहुत बड़ी चैलेंज थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखना था कि जो ये कंट्री जो है इसको कैसे जो है सिक्योर रखा जाए इन तमाम प्रॉब्लम से, इन फ्यूचर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाए जो फ्यूचर में जो हमारी कंट्री जो है एक अच्छी कंट्री जो है साबित हो सके, जो आज हम डिसीजन ले सकें। और साथ ही साथ उनके हिसाब से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना जो था वो एक आसान टास्क नहीं थी। यहाँ पे देखेंगे हम द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कौन कौन से उन्होंने पॉलिसी अपनाई, रास्ते देखे। 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू और उसके साथ 8 अदर मेंबर जो थे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और कैसे हम इंडिया को जो है वो आने वाले वक्त में देखें। 1931 में जो है एक रेसोल्यूशन जो है वो बनाया गया, जो कराची में, यहाँ पे दिखाया गया है मैप में, कराची में जो है वो उसकी मीटिंग हुई कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो कैसा दिखे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए होंगे और उसके फीचर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। फीचर्स थोड़ी पढ़ेंगे। वो फीचर्स जो हैं वो हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज्ड, यानी जो आगे चल के जो हमारी कंट्री जो है कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज्ड बेस्ड होगी। मींस हर वो इंडिविजुअल, हर वो सिटीज़न जो 18 इयर्स का होगा उसको अपना जो है वो लीडर, अपना महबूब चुनने का हक दिया जाएगा। अब 18 इयर्स आज है, लेकिन पहले उस टाइम में 21 इयर्स थी, जिसको अमेंड करके जो वो 18 इयर्स तक रखा गया। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, और साथ ही साथ हर एक को जो है वो राइट्स ग्रांट किए जाएंगे, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। और फिर हमारे पास जो है राइट टू फ्रीडम में जो है हमारे रिलीजियस फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, बहुत सारे फ्रीडम्स आ जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हम गेन करते हैं। और इक्वलिटी ऑफ आवर रिलीजन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ वेजेस, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ के बारे में जो है वो राइट्स बनाने थे, उनको जो है वो आगे चल के इस किस्म की प्रॉब्लम आइंदा ना आए, इसलिए उनके लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी कुछ जो है वो राइट्स बनाए जाएं। मैनी ऑफ लीडर्स वर इंस्पायर्ड, और उनमें से जो ऊपर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं वो किन लीडरों से
जो है इंस्पायर्ड हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ किन थ्योरीज से इंस्पायर्ड हुए थे? तो आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लीडर्स थे जिन्होंने अपनी कंट्री में जो है अपने मोनार्क के ख़िलाफ़ हो गए और अपने राइट्स को जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट किया, अपने राइट्स को हासिल किया, ऑब्टेन किया। तो वो पहली एग्जांपल थी। फिर है रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। तो रशिया में रशिया दूसरी स्टेट थी जो मॉडल थी इंडिया के लिए। तीसरी जो थी वो थी डेमोक्रेसी अब ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो थी वो तीसरी एग्जाम्पल थी। वहाँ से कौन कौन से राइट जो हैं वो जो सिटीज़न के लिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए कौन से अच्छे राइट्स है वहाँ से इंस्पायर्ड थे। और फिर है यूएस, फिर है द बिल ऑफ राइट्स इन यूएस। तो यूएसए जो पहली कंट्री थी जो आज़ाद हुई थी फ्रांस की असिस्ट के ज़रिए, फ्रांस की मदद के ज़रिए वो ब्रिटेन से आज़ाद हुई थी। तो वो भी एक मॉडल के तौर पे थी कि उस टाइम में इंडिया के जो लीडर्स वो चाहते थे कि इवन कि बहुत सारे कंट्रीज चाहती थी कि हम यूएस की तरह जो हैं वो दिखें। और ये टास्क जो था, ये प्रिंसिपल जो था वो उसको इमिटेट करना आसान नहीं था। ये आसान नहीं था। इन तमाम पॉलिसीज़ जो इन्होंने, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, ब्रिटेन है, यूएस है, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बड़ी कंट्री को इमिटेट करना, कॉपी करना आसान नहीं था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो 1946 में पहली मर्तबा बिठाई गई। और इसमें जो है जो ड्राफ्ट पहली मर्तबा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो बिठाए गए, तो वो जो मेंबर जो चुने गए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो 299 थे। लेकिन वो ऐसे ही नहीं आई थी, बल्कि उनको जो है रिप्रेजेंट किया गया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स उनको इलेक्ट किया गया था, इलेक्शंस करवाए गए थे। और साथ ही साथ जो थे किन पॉइंट्स के ऊपर जो है उन्होंने वो बात करनी है वो भी उनके सामने रखे गए थे। तो जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जो हमने अभी ऊपर पढ़े। इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनने बात करनी थी। और साथ ही साथ द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस। तो कहा जाता है जो 299 मेंबर्स जो थे उनमें से जो ज़्यादा मेंबर जो थे वो डोमिनेट जो थे वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम मेंबर जो थे वो आईएनसी थे, बल्कि बहुत सारे मेंबर जो थे वो नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसमें देखा जा रहा था कि न सिर्फ ये मेंबर जो थे इन्हीं को जो है इन्हीं से सिर्फ पूछा नहीं जाएगा, इन्हीं की नोशंस, इन्हीं के आइडियाज़ को जो वो जो है प्रेजेंस में नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसके अलावा भी पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनकी जो एक्सप्रेशन, उनकी आइडियाज़, उनके व्यूज़ को भी सुना जाएगा और उसमें जो है वो ऐड किया जाएगा। वाई शुड वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया? तो कहा जाता है 64 ईयर्स में जो है हमने देखा हमारी कंट्री में जो है वो किसी लेवल पे भी जो है वो सोसाइटी में जो है सोशल ग्रुप जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके ऊपर जो है ऐसी कोई बात नहीं आई जिस तरह से हमने देखा कि एक पार्टी जो है पूरी कंट्री में जो है वो लीड करती है और फिर किसी और पार्टी को जीतने का जो राइट नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें जो एक सही सिस्टमेटिक तरीके से जो इलेक्शंस होते जाएंगे या होते गए और जिसमें लोगों की व्यूज़ और उनके आइडियाज़ और उनके राय को जो है सुने जाने लगा और उन्हीं के ज़रिए लीडर चुने जाने लगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जो थी उसमें जो लोग थे न सिर्फ वो इंडिया के लोग थे, बल्कि साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाली जो आइडिया को भी ऐड किया गया और जियोग्राफिकल शेयर जो है वहाँ से भी मेंबर्स लाए गए।
अब ये जियोग्राफिकल शेयर्स मेंबर्स मींस कि न सिर्फ उन मेंबर्स ने 299 मेंबर्स ने न सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, बल्कि इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो थे वो जियोग्राफिकली, जिस तरह बंगाल के लोग, जिस तरह मद्रास के लोग, जिस तरह कश्मीर के लोग, जिस तरह और सारे जो स्टेट्स के लोग जो थे, और हर बहुत सारे मज़हब के लोग जो थे, रीजन के लोग जो थे, उनकी जो है वो जो वेव्स हैं उनकी वेव्स को भी सुना गया, उनके आइडियाज़ को भी सुना गया, और फिर जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फ्रेम किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है कहा जाता है कि असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ रीजनल लेवल पे जो है वो राय सुनी गई, बल्कि डिफरेंट रीजन में जो रहने वाले जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं उनकी राय भी सुनी गई, डिफरेंट ग्रुप के लोग जो हैं उनकी व्यूज़ को भी सुना गया, डिफरेंट कास्ट के लोग जो उनके आइडियाज़ को भी सुना गया, क्लासेस डिफरेंट क्लासेस के लोग जो उनके आइडियाज़ को भी, डिफरेंट रिलीजन के लोग जो उनको भी, और साथ ही साथ डिफरेंट ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं उनके आइडियाज़ को भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है वो सुना, और उसके हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फ्रेम किया गया। और फाइनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है फिर उसके बाद जो है वो सिस्टमेटिक और कंसेंशुअल मैनर से जो है काम करना स्टार्ट किया, जिसमें मींस कि इसमें तमाम इंडिया के लोगों को, तमाम स्टेट्स के लोगों के, तमाम मज़हब, तमाम कास्ट, तमाम लैंग्वेज और ग्रुप के लोगों को, और तमाम ऑक्यूपेशन के लोगों को जो है सुना गया पहले, और फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है वो स्टार्ट किया। अब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखेंगे हम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कहा जाता है कि ये 2000 से भी ज़्यादा जो इसको अमेंड किया गया। अब अमेंडमेंट्स क्या होता है? अमेंडमेंट्स मीन चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो जिस तरह डिफरेंट मज़ाहिब के लोग, डिफरेंट रीजन के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय बनाते गए, और वो पिछले वाली आइडियाज़ को जो है उसमें ऐड करते गए, मीन्स अमेंड करते गए। और जो है इसको बहुत सारा टाइम लगा बनाने के लिए, जिस तरह हम जानते हैं कि 3 years 11 month और 19 days लगे। तो ये तमाम चीज़ों को जो है वो स्प्रेड करने के लिए जो है 3 years अप्रॉक्सीमेटली लगे, और इसको डिलीब्रेट करने के लिए 144 days जो है वो लगे। अच्छा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, मीन्स हर एक की जो आइडिया सुने गए, तो उनको जो है वो रिकॉर्डेड रखा गया, प्रिजर्व रखा गया, ताकि बाद में चल के जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो जिन बातों पे, जिन आइडियाज़ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो इसको जो है वो आगे चल के जो है वो देखा जाए। तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, यानी जिन पे ये तमाम जो है आइडियाज़ जो हैं वो मेंशंस थे। और ये डिबेट जो थे वो 12 वॉल्यूम्स में जो है वो प्रिजर्व करके रखे। द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस, यानी इंडिया के जो लीडर्स जो थे उनके किस किस्म के जो ड्रीम्स, अपने अपने ड्रीम्स हुआ करते और अपने अपने प्रोमिसेस हुआ करते थे कि इंडिया अगर होगा तो कैसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ एम के गांधी जी जो है फादर ऑफ जो है नेशन जो है, उसने अपनी मैगज़ीन जो है यूथ इंडिया, उसमें 1931 में लिखा था कि इंडिया जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे होने चाहिए। तो ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो किन चीज़ों को जो है मेंशन किया जाने लगा, किया जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर जो है वो B.R. अम्बेडकर ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया एम के गांधी जी का जो विज़न था, जो उसने यंग इंडिया में एक मैगज़ीन उसकी जो थी उसमें दिखाया अपना विज़न, जो बोला उसके ख़िलाफ़ जो है क्रिटिसाइज़ किया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है। तो अब यहाँ पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है
वो जो है 15 अगस्त 1947 हमारी इंडिया जो है वो मिडनाइट में आज़ाद हुई। तो उस टाइम उसने जो स्पीच दी तो उसमें वो बताते हैं कि अब हमारी कंट्री जो है, हमारी स्टेट जो है उस टाइम जो है वो जागी हुई है जब पूरी दुनिया सोई हुई है, और हमने अब अपने जो है वो हमारी जो लाइफ जो है अब आज़ादी में जीनी है और अपने हिसाब से जीनी है। अब हम असल में अपनी नींद से बेदार हुए हैं, और साथ ही साथ जो है हमारी जो फ्रीडम और हमारी जो पावर है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमारी इंडिया के लिए जो है अपनी सर्विस देनी है। और साथ ही साथ जो है जो मिलियन लोग जो हैं जिन्होंने सफ़र किया, जिन्होंने इस कंट्री को आज़ाद करने के लिए अपने जज्बात, अपने एम्बिशन को खोया, अब हम ऐसी कंट्री उनके सामने रखेंगे जो जनरेशन टू जनरेशन जो है इस जनरेशन और अगली जनरेशन के लिए के आने वाले जो लोग हैं उनकी आँखों से जो है वो आंसू हमेशा के लिए जो है वो वाइप आउट करेंगे, यानी धो देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, तो वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और साथ ही साथ जो है इसको जो है अमेंडमेंट एक जो है वो क्वालिटी रखी गई, मीन्स अमेंड क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेटेड। जिस तरह से हमारा जो मोबाइल फ़ोन जो है कुछ महीनों के बाद जो है नई फीचर्स ढूंढता है, इसीलिए उन फीचर्स को पाने के लिए हमें अपडेट करना पड़ता है। इसी तरह हमारी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेगुलरली उसको चेंज किया जाने के लिए जो है एक अमेंडमेंट एक रखा गया है, जिसको बोला जाता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्योंकि जनरेशन गैप जो होता है, मींस 1947 के लोग जो थे वहाँ के लोग और आज 2020 के लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत दिखता है। जिस तरह उनके टेस्ट में, जिस तरह उनकी सोच में, जिस तरह उनके लिबास में, जिस तरह उनके खाने पीने की जो आदतें हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो रखा गया, इसलिए अमेंडमेंट रखा गया ताकि उनके इस टेस्ट और उनकी कैपेबिलिटी, उनकी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है उसको अपडेट किया जाए, जो है वो चेंज किया जाए। और इसमें जो है साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखा गया कि कैसे एक पर्सन जो है कंट्री के लीडर को या तमाम चीज़ों को कैसे जो है वो स्टेबल कर सके, चुन सके, और कैसे जो है वो कौन से लोग होंगे जो डिसीजन मेकर्स होंगे और किन कंडीशन के ऊपर जो है वो उन डिसीजन मेकर्स को चुनेंगे। डिसीजन मेकर्स मींस सबसे पहले हो जाते हैं हमारे वोटर्स, मींस लोग, और फिर वो आगे चल के अपने लीडरों को जो है वो डिसीजन मेकर्स बनाते हैं। और साथ ही साथ जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स रखी गई, सो दैट आगे चल के जो है वो अपनी मनमानी ना कर सके। उनके लिए लिमिट्स रखी गई, जो लिमिट्स जो हमारी क्या है 5 ईयर प्लान, जो यानी एक रूलिंग पार्टी 5 साल तक अगर अच्छे काम करेगी तो अगले 5 ईयर के बाद उसको दोबारा लोगों के ज़रिए चुना जाएगा, नहीं तो उसको जो है वो उसको रिप्लेस करके किसी दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी को जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो है सिटीज़न के लिए कुछ राइट्स ग्रांट करें, यानी जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के जो राइट है उनके राइट्स को जो है वो अप्रिशिएट करें, उसको माने और उनके राइट्स की वायलेशन ना करें। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इन साउथ अफ्रीका एज वेल एज इन इंडिया। तो एंड पे मैं यही बताऊंगा कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे इट टेक्स 2 years 11 months एंड 19 days टू फ्रेम। और इसमें जो सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया एट द एंड
मीन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाए गए पहली मर्तबा जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे वो 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के ज़रिए जो है, कैबिनेट मिशन एक प्लान था, एक कमीशन जो है जिसके ज़रिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिठाए गए। तो ये ख़त्म कब हुए, जो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट किए गए, वो किए गए 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, जिसमें 2 years 11 month and 19 days आते हैं। और इसको जो है वो इन्फोर्स किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन 9th क्लास सिविक्स से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।